हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग सीआरपीसी में चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं जो पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति के संबंध में बताता है, जिसका प्रावधान सेक्शन 154 से लेकर 176 तक किया गया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 163 तक कवर किया था, सेक्शन 163 तक कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग 164 से लेकर 176 तक कवर करेंगे, अर्थात कि पूरा का पूरा आपका आज चैप्टर जो है वो कंप्लीट रहेगा। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा आज छोटा लिख रहा होगा, ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा छोटा, तो एक काम करिएगा, क्वालिटी जो है अपनी वीडियो की आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और मोबाइल जो है ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आप देखेंगे, ठीक है। नहीं तो कमेंट आने लगेंगे कि सर दिख नहीं रहा है, ब्लर है, हाँ, तमाम तरह के कमेंट आने लगेंगे। तो प्लीज़ आप लोग क्वालिटी जो है वीडियो की वो बढ़ा लीजिएगा, रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, 480 या अधिकतम आप 720p में देखिएगा, तब क्लियर दिखेगा आपको। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं सेक्शन 164 से। देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या चीजें हैं इसमें। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गिरफ्तारी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एफआईआर का चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इन सब में टाइम लग रहा है। अब आने वाले जो चैप्टर होंगे उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं 164। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 164 और कितना पढ़ना है ये भी याद रहे आपको। 164 ये कह रहा है कि संस्वीकृति एवं कथनों का अभिलेखन। जो हेडलाइन होती है वो याद रहे आपको कि क्या बात कह रही है, सेक्शन जो है वो किस नाम से जाना जा रहा है वो याद होना चाहिए आपको। यहां दो बातें कही गई। क्या कही गई? देखिए, पहली चीज संस्वीकृति कहा गया और दूसरी चीज कथन, अर्थात कि कन्फेशन और स्टेटमेंट 164 में कहा गया है। दो बातें बताई गई हैं 164 में। पहला कन्फेशन बताया गया है और दूसरा स्टेटमेंट बताया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों के अभिलेखन के विषय में अर्थात लिखित करने के विषय में बताया गया है। कन्फेशन कहां पढ़ा है हमने? कन्फेशन एविडेंस आप जब पढ़ेंगे तो कन्फेशन का जो प्रावधान है सेक्शन 24 से लेकर 30 तक कन्फेशन का प्रावधान किया गया है। वहां यह बताया गया है कि जो कन्फेशन आप करेंगे वो पुलिस अधिकारी से अगर आपने किया है 25 के अंतर्गत तो मान्य नहीं होगा। बट कब मान्य होता है? जब आप 26 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में कन्फेशन करते हैं। कब? जब मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में करते हैं कन्फेशन, तब वहां मान्य होता है, ठीक है। तो उसको लिंक करके जब आपको लिखना होगा कभी मेंस में, तो लिंक करके एविडेंस के सेक्शंस को इसके साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ ही आप उसको लिखेंगे। चलिए, तो यहां क्या बात कही जा रही है? यहां ये बात कही जा रही है कि जो कन्फेशन है वो कौन लिखेगा, किसके समक्ष कन्फेशन किया जाएगा, ये बात यहां पे कही जा रही है। तो देखिए, कन्फेशन जो है ये महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता रखने वाला जो मजिस्ट्रेट होगा उसके द्वारा लिखा जाएगा। मगर यहां ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अधिकारिता होगी तो ही लिखेंगे। अधिकारिता चाहे हो उनको अथवा ना हो तो भी वो कन्फेशन लिख सकते हैं, ठीक है, उनके समक्ष कन्फेशन किया जा सकता है। ध्यान रहे, क्योंकि यहां पे देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया? महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे अधिकारिता हो अथवा न हो, उनके समक्ष आप कर सकते हैं, वो उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो लोगों का नाम याद रखिएगा, एक महानगर मजिस्ट्रेट है और दूसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट है। दो मजिस्ट्रेट, प्री का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, महानगर मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। ध्यान ये रहे कि यहाँ 164 में जो कन्फेशन आप जिससे कर रहे हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कन्फेशन नहीं किया जा सकता, अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कन्फेशन नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रहे आपको। तो कन्फेशन किसके समक्ष? महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा, चाहे अधिकारिता हो या ना हो। कब किया जाएगा? तो अन्वेषण के दौरान। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट चीज है, अन्वेषण के दौरान, प्री का क्वेश्चन,
अन्वेषण के दौरान परंतु जांच या विचारण के पूर्व अर्थात पहले स्टेज पे ही आप कन्फेशन करेंगे। ठीक है, अन्वेषण के दौरान जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व। पॉइंट जो है ये पकड़ते रहिए, ये प्री के क्वेश्चन हैं सब। सबसे पहले आप ये समझिएगा किसके समक्ष कन्फेशन किया जा रहा है, तो महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जा रहा है। उनको चाहे अधिकारता होगी या नहीं होगी तो भी आप कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट कि कब करेंगे, अन्वेषण के दौरान, जब अन्वेषण चल रहा होगा, पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा होगा, उस समय आप करेंगे। ठीक है, पुलिस अधिकारी को लगता है कि भाई वो कन्फेशन हमारे समक्ष करेगा तो मान्य तो होगा नहीं सेक्शन 25 के अंतर्गत, एविडेंस के अंतर्गत। ठीक है, कि मान नहीं होगा तो क्या करता है पुलिस अधिकारी, तो वो उस व्यक्ति को लेके जाता है मजिस्ट्रेट के पास कि भाई चलो वहां कन्फेशन करो। तो इसलिए यहां पर कन्फेशन होता है। तो अन्वेषण के दौरान होगा और जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व होगा। ये स्टेज बताई जा रही है कि कब आप कन्फेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई व्यक्ति आ रहा है कन्फेशन करने के लिए, ठीक है, पहली चीज तो वो कन्फेशन जो करेगा वो स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक रूप से करेगा। ठीक है, उसे सेक्शन 24 एविडेंस के अंतर्गत किसी प्रकार की उत्पीड़न धमकी वचन नहीं दिया गया होगा। वो स्वतंत्र होगा और स्वैच्छिक रूप से करेगा कन्फेशन। जब वो कन्फेशन कर रहा है मजिस्ट्रेट सुनेगा उसको और नोट डाउन करेगा, लिखेगा उसको कि ऐसे ऐसे ये चीजें हैं इसने कहा है। और जब हो जाएगा कन्फेशन तो मजिस्ट्रेट उससे कहेगा कि भाई जो आज आप कन्फेशन कर रहे हो यह आपके विरुद्ध ये साबित किया जाएगा, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, उसको बताएगा, अवगत कराएगा इस बात से। फिर उसके बाद क्या होता है कि इतना करने के बाद यदि करता है, कहता है ठीक है तो कोई बात नहीं, यदि पीछे हट जाता है, नहीं करता है, तब वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। ठीक, ये ध्यान रहे आपको। अच्छा, दो चीजों की बातें हमने की, एक संस्वीकृति की बात की, दूसरा कथन की बात की। ध्यान रहे कि संस्वीकृति या कन्फेशन जो होता है वह अभियुक्त का होता है। ठीक है, किसका, अभियुक्त का होता है, बट शपथ पर नहीं होता, ओथ पर कन्फेशन नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। जो कन्फेशन होता है वो अभियुक्त का होता है और यह शपथ पर नहीं होता। जबकि जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, वह साक्षी का होता है और शपथ पर होता है। ध्यान रहे ये इन चीजों का। संस्वीकृति अर्थात कन्फेशन अभियुक्त का होगा, शपथ पर नहीं होगा। कथन साक्षी का होगा और शपथ पर होगा। ध्यान रहे इन सब दोनों चीजों का। ठीक है, अब यहां ये सब प्री के क्वेश्चन हैं सब जो मैंने बताया आपको। दूसरी चीज कि जो संस्वीकृति का अभिलेखन है ये कहां बताया गया है, तो ये पुलिस रेगुलेशन के पैरा 119 में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। और जब कभी आप लिखेंगे, कभी कन्फेशन लिखने का चांस आया, मेंस लिखेंगे, तो यहां इसका जिक्र भी आप कर सकते हैं। तो पैरा 119 पुलिस रेगुलेशन का यहां बताया गया है संस्कृति के अभिलेखन के संबंध में। और कैसे लिखा जाएगा इसका प्रावधान सेक्शन 281 में बताया गया है। ये सीआरपीसी का है। ठीक है, सीआरपीसी के सेक्शन 281 281 में यह बताया गया है कि कैसे अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है, ये जानते रहिए। तो ये तो रहा आपका 164। अब देखिए आगे क्या है, 164A के विषय में पढ़ते हैं। यह बात करता है कि बलात्संग पीड़िता का शारीरिक परीक्षण। ठीक है, हमने जब 53A बताया था तो हमने आपसे कहा था कि 53A हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम आगे आएंगे 164A पढ़ेंगे तो फिर हम उसको याद करेंगे और फिर हम पीछे आएंगे। क्यों आएंगे, ध्यान रखिए। अब आपसे जब कभी आपसे पूछा जाए कि 164A और 53A में क्या अंतर है तो आप बता सकें, इसलिए हमने कहा था कि हम जब उसको पढ़ेंगे 164A तो 53A को हम याद करेंगे, तभी हम अंतर बता पाएंगे। ठीक है, 53A में क्या कहा गया था, याद है आपको? 53A में कहा गया था
कि वहां अपराधी व्यक्ति की, जिसने अपराध किया है, बलात्कार से संबंधित कोई अपराध किया है, ठीक है, उस व्यक्ति की परीक्षा की जाती है कि इसी व्यक्ति ने किया। ठीक है, यहां क्या है 164A में, क्या है, यहां बलात्कार पीड़िता का शारीरिक परीक्षण होता है। 53A में उस अपराधी का परीक्षण हो रहा है, जबकि 164A में उस पीड़ित जो महिला है उसका परीक्षण हो रहा है। ध्यान ये रहे, ठीक है। ये हुआ 164A आपका बलात्कार पीड़िता का शारीरिक परीक्षण, और 53A अपराधी व्यक्ति की परीक्षा की बात की गई है। सिमिलर क्या है उसमें, समान चीजें क्या है कि जो परीक्षण किया जाएगा इन दोनों में वो रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाएगा, चाहे 164A हो चाहे 53A हो। और क्या सिमिलर है इसमें, और समानता की बात की जाए तो 164A और 53A 2005 में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तलाशी, तलाशी में हम दो सेक्शन पढ़ते हैं एक साथ, इसमें 165 और 166 को देखते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 165 में सिर्फ आप ये पढ़ लीजिएगा कि पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण के दौरान तलाशी ली जाती है, कि भाई किसी वस्तु की तलाशी ली जाएगी। ठीक है, यहां पे 165 के अंतर्गत। इसमें जब आप पढ़ेंगे तलाशी से संबंधित, तो इसी के अंतर्गत पुलिस अधिकारी जो तलाशी ले रहा है, यही बात इसी से तलाशी से संबंधित सेक्शन 47 व सेक्शन 100 में 47 और 100 यहां भी तलाशी की बात की गई है, पुलिस अधिकारी लेता है। ठीक है, तो जब आप 165 पढ़ रहे हैं तो इनको भी साथ में ले लीजिएगा कि 47 और 100। ठीक है, और कहां पढ़ते हैं 166 की बात करें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी अन्य आपके अधिकारी से तलाशी लिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। कि भाई पुलिस अधिकारी किसी कारण से व्यस्त है 165 में, तो वो कहेगा अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे उनको कहेगा कि भाई आप चले जाइए तलाशी लेने के लिए। तो ये आपका 166 में बताया गया है। तलाशी के संबंध में पुलिस रेगुलेशन में जो पैरा है वो 111 है। ठीक है, 111 में ये तलाशी के संबंध में प्रावधान किया गया है, पैरा 111 में। ठीक है, ये आपका 165 और 166 हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए 166A 166B, ये क्या बात करता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, अनुरोध पत्र। ठीक है, अनुरोध पत्र की बात करता है। अनुरोध पत्र पूछा जाए आपसे तो आप बस इतना समझिए कि 166A और 166B इन दोनों में अनुरोध पत्र की बात है। मगर अंतर क्या है दोनों में, देखिए 166A में क्या है कि भारत से बाहर यदि अन्वेषण करना है तो वहां अनुरोध पत्र जाता है। ठीक है, अनुरोध पत्र होगा। यदि 166B में क्या है कि कोई अन्य बाहर का देश जो है, बाहरी देश जो है वो भारत में यदि अन्वेषण करना है तब अनुरोध पत्र जारी होगा। ठीक है, तो ये अंतर है। 166A में भारत से बाहर अन्वेषण की बात की गई है और 166B में बाहर से भारत के अंदर अन्वेषण की बात की गई है। ठीक है, तो दोनों में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अर्थात अनुरोध पत्र की बात की गई है, बस इतना याद रखिए आप। अच्छा, एक क्वेश्चन अब आपसे है, होमवर्क है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि अनुरोध पत्र या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और कहां हम पढ़ते हैं। सीआरपीसी की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, और लॉ में कहीं आपने पढ़ा होगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कहां पढ़ा है कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि किस सेक्शन में बताया गया है अनुरोध पत्र। चलिए ये जरूर बताइएगा, हमें कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। आगे चलते हैं, यहां मत आइए, यहां बाद में आते हैं, यहां आइए आप। 160A 160B हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 167। देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में की बात की जाए तो इसमें आपका 164 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, 164A ये भी इंपॉर्टेंट है, और
ये इतने नहीं है, बस आप जानते रहिए हेडिंग वाइज। और इसमें बस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जानिए कि 160A और 160B में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात की गई है, ठीक है, इतना जानिए। 167 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। 167 इसमें क्या बात कही जा रही है कि यदि 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके विषय में बात करता है 167। अब देखिए बात यह है कि 24 घंटे के अंदर, जैसे हमने सेक्शन 57 पढ़ा, इसमें क्या था कि मजिस्ट्रेट जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो जल्द से जल्द वह पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करेगा। ठीक, 57 में हमने पढ़ा था ये बातें। वही चीज यहां बताया जा रहा है कि भाई आप 24 घंटे के अंदर आप अपने कस्टडी में रखिए उसको, 24 घंटे के अंदर मगर आप अन्वेषण जो है पूरा कर लीजिए। किसको कहा जा रहा है? पुलिस अधिकारी को। आप पूरा कर लीजिए 24 घंटे के अंदर। देखिए पहला पॉइंट, 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा ना होने पर, बात तो ये कही गई है कि 24 घंटे तक आप रखिए, 24 घंटे तक सेक्शन 57 के अंतर्गत वह क्या करेगा, रख सकता है, मगर 24 घंटे बाद, 24 घंटे से ज्यादा नहीं बीतना चाहिए। 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट समक्ष उपस्थित करना होगा। 24 घंटे के अंदर आप अन्वेषण का कार्य पूरा कर लीजिए। नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा वो बताया जा रहा है कि न होने पर, अन्वेषण पूरा न होने पर 24 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी क्या करेगा, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। ठीक है, यही बात 57 में थी कि 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित करेंगे। देखिए अगर वह व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं करता तो क्या हो जाएगा? क्या कोई अपराध वो घटित कर देगा? बिल्कुल करेगा। यदि वह 24 घंटे के अंदर उपस्थित नहीं करता है तो वो सदोष परिरोध का दोषी होगा आईपीसी में। ठीक है, सदोष परिरोध के अंतर्गत उसे दंडित किया जा सकता है। तो देखिए 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं होने पर पुलिस अधिकारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। पहला चीज ध्यान से समझिए। ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, लगता है कि हाँ ठीक है, पुलिस अधिकारी कहेगा कि हुजूर हमें कुछ और समय दीजिए, मैं अभी और अन्वेषण करूंगा, तो मजिस्ट्रेट अधिकतम 15 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है। इसे क्या कहते हैं? पुलिस कस्टडी। ठीक है, पुलिस की अभिरक्षा में है तो पुलिस कस्टडी, न्यायिक अभिरक्षा में है तो जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने? 15 दिन तक। प्री का क्वेश्चन आपका यहां से, ये प्री का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पुलिस कस्टडी अधिकतम कितने दिन तक हो सकती है, तो 15 दिन तक पुलिस कस्टडी हो सकती है। अब देखिए 15 दिन तक तो आप रखेंगे यहां पर, 15 दिन के बाद यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराध है जिसमें 15 दिन से ज्यादा रखना है, तो क्या होगा? अभिरक्षा की अधिकतम अवधि क्या होगी? 90 दिन होगी अधिकतम अवधि। बट अपराध कैसा होना चाहिए? मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास होने पर वह जो अभिरक्षा होगी वो 90 दिन तक होगी। मगर ये 90 दिन पुलिस कस्टडी नहीं होगी बल्कि ये जुडिशियल कस्टडी में गिना जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा दिन रखना है 15 दिन से, तो क्या करेंगे? जब वो अपराध इस श्रेणी में है कि मृत्यु का अपराध है या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से संबंधित अपराध है, तो कितने दिन तक? अधिकतम 90 दिन तक उस व्यक्ति को रखा जा सकता है। ठीक है, या यदि 10 वर्ष से कम अवधि तक के अपराध से वो दंडनीय अपराध किया गया है तो 60 दिन तक रखा जा सकता है। बात समझ में आई? पहले देखिए क्या हो रहा है, कहानी समझिए आप लोग। पहले कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा कर लें, वो नहीं कर पाते तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करेंगे। मजिस्ट्रेट कहेगा ठीक है भाई और समय आप ले लीजिए, 15 दिन तक पुलिस कस्टडी उसको कह देगा आप रखिए। 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में वो व्यक्ति रह सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि 15 दिन इकट्ठा दे दे भाई, 1 दिन 2 दिन ऐसे करके। ठीक है, तो 15 दिन तक रहता है।
फिर उसके बाद यदि और उसको अभिरक्षा में रखना है और अपराध ऐसा है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडनीय है, तो उस स्थिति में 90 दिन की और मोहलत रहेगी उसके पास, वो व्यक्ति अभिरक्षा में रहेगा। और उस 90 दिन और 10 वर्ष से कम अवधि का अधिक कारावास है तो 60 दिन तक वो अभिरक्षा में रहेगा। और ये 90 दिन या 60 दिन में उस पुलिस अधिकारी को अन्वेषण अपना समाप्त करना होगा। ठीक है, ये क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस अधिकारी जो है अपना अन्वेषण का कार्य जो है, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो कंप्लीट कर ले 90 या 60 दिन में। ठीक, इसलिए ये इतनी मोहलत दी जा रही है। अपराध कैसा होगा? ऐसा होगा तब ये स्थिति आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, इतना तो दे दिया। अब ये स्थिति आती है कि जो पुलिस अधिकारी है 90 या 60 दिन में अन्वेषण पूरा नहीं कर पाता है तो क्या होगा? यदि 90 या 60 दिन में अन्वेषण का कार्य वो पूरा नहीं कर पाता है तब उस स्थिति में जो व्यक्ति है जमानत देने के लिए यदि तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ध्यान रहे कि वह यहां पर अब उसका राइट होगा जमानत लेने का। कब? जब 90 या 60 दिन में अन्वेषण का कार्य पूरा नहीं हो पाया तो उस स्थिति में वह जो व्यक्ति है जिसको आप अभिरक्षा में रखे हैं उसके पर ये राइट आ जाएगा, अधिकार उसके पास आ जाएगा कि वो जमानत ले सकता है। ठीक है, और यही जमानत जो है जमानत जो है 90 या 60 दिन में जो रखी जाती है, 90 या 60 दिन में जो जमानत दी जा रही है वो डिफॉल्ट जमानत कही जाती है। ठीक है, कि 90 या 60 दिन में जो अन्वेषण आपका पूरा नहीं हुआ और वह व्यक्ति जमानत देने को तैयार है तो वो जमानत क्या होती है? डिफॉल्ट जमानत कहलाती है। पूछा जाता है अधिकतर कि डिफॉल्ट जमानत क्या होता है, तो डिफॉल्ट जमानत इसी को कहते हैं जब 90 या 60 दिन में अन्वेषण का कार्य पूरा नहीं हो पाता है और उस स्थिति में वह व्यक्ति जमानत देने को तैयार है तो वह वहां पे जमानत दे दी जाती है। तो ऐसी जमानत क्या कहलाती है? डिफॉल्ट जमानत। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही 90-60 दिन में अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता जमानत पर छोड़ दिएगा। अब ध्यान रखिए, यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी। आगे चलिए, सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट जो है वह किसी को पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेज सकता, तब तक नहीं भेज सकता जब तक हाई कोर्ट द्वारा उसे सशक्त न किया गया हो। ध्यान रहे, यहां क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रहे, प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है? तो नहीं भेज सकता। तब तक नहीं भेजेगा जब तक वो हाई कोर्ट द्वारा सशक्त न किया गया हो, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि ये तो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए जो ये दे रहे हैं अपना जो अभिरक्षा में करने का ऑर्डर दे रहे हैं, परंतु कभी ये समझ लीजिए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे, नहीं है किसी कारणवश। ठीक, तो उस अवस्था में कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो अधिकतम 7 दिन तक उस व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है, निरोध कर सकता है। ठीक है, कितना? 7 दिन तक। अब ध्यान से समझिए, पुलिस कस्टडी 15 दिन तक अधिकतम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन तक अधिकतम निरोध में रखेगा। ये प्री के क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रहे। पुलिस कस्टडी 15 दिन तक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन तक आपका अभिरक्षा में रख सकता है, आदेश पारित कर सकता है। 90 या 60 दिन किस परिस्थिति में? जब ऐसा अपराध हो तब अभिरक्षा में रखा जाएगा और 90 और 60 दिन में अन्वेषण पूरा हो जाना चाहिए। नहीं पूरा होता तो जमानत पे उसे छोड़ा जाएगा। यदि वह व्यक्ति जमानत देने को तैयार है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और ऐसी जमानत को क्या कहते हैं? डिफॉल्ट जमानत या डिफॉल्ट बेल कहते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे। अब आते हैं 167 के सब क्लॉज 5, क्योंकि 5 और 6 इसलिए लिखा है मैंने क्लॉजेस का क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। कभी कभी क्लॉज ही हो सकता है पूछ ले यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉज लिखा। 167 सब क्लॉज 5 में यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जैसे समन मामले की तरह है ऐसा मामला, और यदि अन्वेषण उस मामले में 6 माह के अंदर, ध्यान रखिए प्री का क्वेश्चन है यही सब, 6 माह के अंदर समाप्त नहीं होता
तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा कि अन्वेषण रोक देने का आदेश देगा कि भैया अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम अन्वेषण आगे नहीं करोगे, अब रोक दो, बहुत समय ले लिए। कब? 167 सब क्लॉज 5 में यदि मामला समन मामले की तरह है और 6 माह के अंदर पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण कार्य जो है वो पूरा नहीं कर पाता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में क्या करेगा? मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोक देगा। ठीक, क्लियर? आगे 167 सब क्लॉज 6 में यह कहा गया कि यदि मान लीजिए अन्वेषण रोक दिया गया तो पीड़ित जो पक्षकार है उसको तो दिक्कत होगी, तो वह आवेदन कर सकता है कहां? सेशन न्यायाधीश के समक्ष। प्री का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 167 सब क्लॉज 6 में कहा गया कि यदि अन्वेषण का रोक दिया गया तो वह आवेदन कहां करेगा? सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत कि हुजूर आगे अन्वेषण करने का आदेश दिया जाए। यदि सेशन न्यायाधीश को लगता है कि हाँ ऐसा मामला है जिसमें आगे अन्वेषण कराया जाना चाहिए, तो उस स्थिति में क्या करेगा? जो इसमें सब क्लॉज 5 में आदेश पारित किया गया है, इन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर सकेगा और आगे कह सकेगा कि भाई अन्वेषण को जारी रखा जाए, चालू रहे अन्वेषण। ठीक है, ऐसा आदेश यहां पारित कर सकेगा सेशन न्यायाधीश। ध्यान रहे, सेशन न्यायाधीश यहां। अच्छा, एक होमवर्क और है आपका, वो मैं भूल गया। यहां देखिए 24 घंटे की बात की जा रही है। 24 घंटे। आप मुझे बताइएगा कि 167 से पहले ऐसे कहां कहां सेक्शन बताए गए हैं जहां 24 घंटे की बात की गई है? ठीक है, आप बताएंगे कहां कहां ऐसी बातें कही गई जहां 24 घंटे की बात कही गई है। हेल्प के लिए आपके बता दूं कि ऐसा 4 जगह कहा गया है। 4 जगह। ठीक है, 4 जगह कहा गया है। आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से कहां कहां गया है। अभी तो मैंने एक बता ही दिया 57, ठीक है, बचा 3, वो आप खोज के मुझे बताइएगा कि कहां कहां 24 घंटे की बात कही गई है। ध्यान रहे 167 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आगे तो मान लीजिए जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ही। 167 से पहले 24 घंटे की बात कहां कहां कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। 167 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए आगे अब छोटे छोटे सेक्शंस हैं। आगे कहा जा रहा है अन्वेषण पूरा होने पर प्रक्रिया क्या होगी। इसमें 3 सेक्शन एक साथ पढ़ते हैं, 169, 170, 171 को देखते हैं। 169 में यह कहा गया जब साक्ष्य नहीं पाया जाए तो बंद पद पर उसे छोड़ दिया जाएगा, उसके बॉन्ड भरवाया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अर्थात कि जब पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण किया और उसको लगा कि भाई कोई मामला ही नहीं बन रहा है, कुछ मिला ही नहीं उसे। अन्वेषण किस लिए किया जाता है? अन्वेषण साक्ष्य को एकत्र करने के लिए किया जाता है। साक्ष्य एविडेंस ही नहीं मिला उसे तो क्या करेगा? ध्यान रहे 169 के अंतर्गत जब पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए जाता है और वह उसे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, वो खाली हाथ लौट आता है, तो उस दशा में वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है जिसे एफआर कहते हैं। ठीक है, वो एफआर कब रिपोर्ट तैयार की जाती है? जब कुछ नहीं मिलता है। ठीक, तो फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसी एफआर को कहा जाता है क्लोजर रिपोर्ट। एफआर या क्लोजर रिपोर्ट एक ही चीज है, ध्यान रहे। एफआर क्या होती है, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? फाइनल रिपोर्ट तब तैयार की जाती है जब साक्ष्य एकत्र करने के लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस अधिकारी जा रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, तो उस दशा में फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक, यही बात पुलिस रेगुलेशन में प्रारूप संख्या 340 में बताया गया है। एफआर कहां है? प्रारूप संख्या 340। फाइनल रिपोर्ट कहां है? प्रारूप संख्या 340 में है। ठीक है, पुलिस रेगुलेशन की, ये पुलिस रेगुलेशन का आपका क्वेश्चन रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ध्यान रखिएगा। फाइनल रिपोर्ट पूछी जाती है किस प्रारूप संख्या में है? तो 340 में है, ये याद रखिएगा। और ध्यान रहे 169 में हमने क्या कहा कि जब अन्वेषण करने के लिए वह पुलिस अधिकारी जा रहा है और उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो रिपोर्ट तैयार करेगा, तो उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? फाइनल रिपोर्ट। अब उल्टा इसका
जब वह पुलिस अधिकारी अन्वेषण के लिए जाता है और उसे कई चीज़ें मिलती हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो तमाम तरह की अन्वेषण में जो आगे कार्रवाई किया जा सकता है उसको सभी चीज़ें मिलते हैं, ठीक है, सबूत के तौर पे हर काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो उस दशा में वह पुलिस अधिकारी क्या करता है, चार्जशीट तैयार करता है, जिसको चालान कहते हैं, जिसको आरोप पत्र कहते हैं, ठीक है, उस स्थिति में तैयार करता है। देखिए लिखा गया है, साक्ष्य पर्याप्त होने पर मामले को मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजने की शक्ति है, ठीक है। 169 जब साक्ष्य नहीं मिला तब उस रिपोर्ट को भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। 170 में जब साक्ष्य पर्याप्त रूप से मिल गया है तब मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट भेजी जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो चार्जशीट कहलाएगी। जब पर्याप्त रूप से साक्ष्य मिल गया है तो भेजता है तो उसे चार्जशीट कहते हैं या उसी को चालान कहते हैं। और यही बात जो चार्जशीट है या चालान है, ये पुलिस रेगुलेशन के प्रारूप संख्या 339 में बताई गई है, ठीक है। ध्यान रहे यहां पर चार्जशीट या चालान प्रारूप संख्या 339 में है। एफआर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कहां है, 340 में है। 339 में चार्जशीट की बात की गई, 340 में एफआर की बात की गई। पुलिस रेगुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, सेक्शन नहीं है, प्रारूप संख्या की बात कर रहा हूं। ये पुलिस रेगुलेशन है। चार्जशीट या चालान कहां है पुलिस रेगुलेशन में, प्रारूप संख्या 339 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एफआर फाइनल रिपोर्ट कहां है, प्रारूप संख्या 340 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। 169 में हमने क्या कहा, कुछ नहीं मिला, फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई, मिल गया तो 170 में चार्जशीट तैयार हुई, चालान हुआ उसी को कहते हैं, या चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र उसी को कहते हैं, ठीक है। ये तैयार होके जाता है मजिस्ट्रेट के पास। अब देखिए 170 हो गया, 171 में थोड़ा सा है, ऐसे एक लाइन खाली पढ़ लीजिएगा कि परिवादी या साक्षी से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, कि भाई पुलिस अधिकारी के साथ ये परिवादी या साक्षी नहीं जाएंगे, ठीक है, बस इतना है 171 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये 169 170 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्या होती है फाइनल रिपोर्ट, ये हमने बताया। चार्जशीट क्या होती है या चालान क्या होता है, जिसके विषय में हमने बताया। फाइनल रिपोर्ट को ही क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, ये हमने बताया आपको। प्रारूप संख्या क्या होगी, ये हमने बताया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं 172 क्या होता है। इसी 172 को ही पुलिस डायरी कहते हैं या केस डायरी कहते हैं, ठीक है। केस डायरी क्या होती है, केस डायरी वह व्यक्ति होती है जो पुलिस अधिकारी के पास होती है, उसमें वो समस्त ब्यौरे होते हैं, लिखे होते हैं, जो वो अन्वेषण करने में करता है। कब अन्वेषण स्टार्ट किया, कब समाप्त किया, क्या अभियुक्त का नाम था, क्या क्या चीज मिली, वो समस्त चीजें वह अपने डायरी में नोट करता है। तो उस डायरी को क्या कहते हैं, पुलिस डायरी या केस डायरी कहते हैं, ठीक है। इसी को सीडी कहा जाता है, ठीक है, इसी को सीडी कहा जाता है। अब देखिए पुलिस डायरी 172 में है, पैरा किस में है, पैरा 108 में प्रावधान है पुलिस डायरी का। प्रारूप संख्या क्या है, 342 है प्रारूप संख्या इसकी, केस डायरी की, ध्यान रहे, ये पुलिस रेगुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आइए, ये तो हुआ पुलिस डायरी 172। खाली 172 में बस यही आप समझ लीजिए, पुलिस डायरी कहां है पूछा जाता है, या केस डायरी तो 172 है, बात करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 173 पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। 173 जो है ये पुलिस रिपोर्ट की बात करती है। पुलिस रिपोर्ट हमने कहां पढ़ा है, तो ये इसकी डेफिनेशन कहां बताई गई, सेक्शन 2 सब क्लॉज आर में बताई गई। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, यही जो पुलिस रिपोर्ट है 173 सब क्लॉज 2 में बताया गया है पुलिस रिपोर्ट के विषय में, कि भाई जो अन्वेषण करने के पश्चात जो पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुआ तो वह रिपोर्ट 173 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट को भेजता है। वो रिपोर्ट क्या कहलाती है, पुलिस रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। तो ये पुलिस रिपोर्ट हो गई। अब ध्यान रहे, एक होती है अतिरिक्त रिपोर्ट या फर्दर रिपोर्ट हम जिसको कहें, वो 173 सब क्लॉज 8 में बताया गया है।
क्लॉज याद रहे, क्लॉज पूछा जाता है। 173 सब क्लॉज 8 में बताया गया है अतिरिक्त रिपोर्ट, फर्दर रिपोर्ट। ये क्या होती है? जब एक बार पुलिस रिपोर्ट चली गई, अन्वेषण करने के पश्चात पुलिस अधिकारी ने अपना रिपोर्ट भेज दिया मजिस्ट्रेट को, उसके बाद भी लगता है पुलिस अधिकारी को कि और अन्वेषण करने की जरूरत है और वह करता है और फिर वो रिपोर्ट भेजता है, तो उसी रिपोर्ट को कहा जाता है फर्दर रिपोर्ट या अतिरिक्त रिपोर्ट कहते हैं। और यह कहां बताया गया है? 173 सब क्लॉज 8 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अन्वेषण की समाप्ति के बाद के जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो बाद में कार्यवाहियां की जाती हैं, वो पैरा 122 में बताया गया। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122 में बताया गया कि अन्वेषण की समाप्ति के बाद जो कार्य किया जाता है, ठीक। तो ये हमने बता दिया 173 तक। अब आते हैं इधर 174, इंपॉर्टेंट है। 174, 176 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 174 में कहा गया कि आत्महत्या, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले या किसी का शौक अपने से आत्महत्या हो जाए उसका, या किसी व्यक्ति की आत्महत्या हो जा रही है, तो उसका क्या होगी? मृत्यु समीक्षा की जाएगी। मृत्यु समीक्षा क्या होती है? मृत्यु समीक्षा यह होती है कि भाई उस व्यक्ति की, फलाने की जो आत्महत्या उसने किया, वो क्यों किया है, क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उसने वो आत्महत्या कर लिया। ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो मृत्यु समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होंगे? तो वो डीएम हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। ध्यान रहे कि यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बताया गया डीएम, यहाँ जो मृत्यु समीक्षा करेगा वो कौन करेगा? डीएम कर सकते हैं, ठीक है। या ध्यान रहे, या क्या मैं कह रहा हूं, या डीएम या एसडीएम और राज्य सरकार या डीएम द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो मृत्यु समीक्षा है वो अकेले डीएम कर सकते हैं, या उनके अनुपस्थिति में एसडीएम और राज्य सरकार या डीएम द्वारा कोई सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा वो करेगा। क्या पकड़ने वाली बात यह है? यहां और शब्द लिखा है, अर्थात एसडीएम कभी भी अकेले नहीं करेंगे ये मृत्यु समीक्षा, इनके साथ कोई न कोई रहेगा, ठीक है। इसीलिए यह कहा गया है एसडीएम और राज्य सरकार या डीएम द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां डीएम है, या है, फिर एसडीएम और राज्य सरकार या डीएम द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट इनके साथ रहेगा मृत्यु की समीक्षा करने के लिए। तो आप समझ गए कि क्या होती है, इसी को पंचनामा कहते हैं, ठीक है। जहां लोग जाते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, कैसे क्या है, जो घेरा वरा बनाते हैं कि मर जाता है तो निशान नहीं हो जाता, तो वहां घेरा वरा बनाते हैं कि भाई साक्ष्य क्या मिला है, हाँ, ये सब चीजें देखा जाता है वहां पर। तो यही होता है पंचनामा आपका। तो आत्महत्या मृत्यु समीक्षा जो रिपोर्ट होती है वो कहाँ है? वो पुलिस रेगुलेशन के प्रारूप संख्या 211 में बताई गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कहाँ है? प्रारूप संख्या 211 में बताया गया है, ठीक। और पंचायतनामा या पंचनामा जो है ये चैप्टर कहाँ है पुलिस रेगुलेशन में? तो चैप्टर 12 में है और पैरा 129 से लेकर 146 तक प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा। पंचायतनामा चैप्टर 12 में है, पैरा 129 से लेकर 146 तक प्रावधान किया गया है। ये आपका पुलिस रेगुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए, जो आत्महत्या हो जाती है वहां, तो लोग क्या करते हैं कि गवाह के रूप में पुलिस अधिकारी मांगते हैं कि भाई आपने देखा था क्या, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो साइन इन कराते हैं वहां पर दो तीन लोगों का, ठीक है। तो वहां मान लीजिए किसी व्यक्ति ने साइन कर दिया, फिलहाल आप लोग साइन मत किया करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया, हाँ हम भी साइन करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। वही आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि मतलब साइन कर देता है कोई कि उस पर कि हमने देखा है, हमने ये किया है, वो किया है, तो क्या होगा? 175 के अंतर्गत उन व्यक्तियों को समन भेजा जाएगा कि आइए आप यहाँ पर न्यायालय में चीज़ों को बताइए, ठीक है।
तो वो हमेशा उसी में बिजी हो जाएगा। जब बुलाया जाएगा न्यायालय की तरफ से तो तब आएंगे, समन जारी किया जाएगा, नहीं आते हैं तो फिर वारंट जारी इशू होगा आपका, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कभी फंस गए तो आगे नौकरी में दिक्कत हो जाएगी आपका, ठीक है, जब नाम चढ़ गया तो इसलिए कह रहा हूँ वहाँ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा मत ले लीजिएगा कि चलिए नाम लिखा दें अपना, नहीं, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो 175 व्यक्तियों को समन है, जो जहां आत्महत्या हुआ है, लोगों ने किया है, तो डायरी अपना मेंटेन करने के लिए वहां साइन इन मांगते हैं, तो वहां लोग अगर आ गए साइन कर दिए तो वो दिक्कत हो जाती है, उन व्यक्तियों को ही समन जाता है कि आप आइए, जरूरत है आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 175 में ऐसा है। 176 लास्ट सेक्शन आपका। 176 में यह कहा जा रहा है पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की जांच, अर्थात पुलिस कस्टडी में यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी जांच कौन करेगा। तो उस दशा में यदि पुलिस अभिरक्षा में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई महिला है उसका रेप हो जाता है या मर गई है, तो उस दशा में क्या होगा, जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रहे, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। और जैसे शव आपका गड़ा हुआ है उसका परीक्षण करना है तो उसको निकालने का भी आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है कि भाई उसको निकाला जाए और उसका परीक्षण किया जाए, ठीक है, ये भी आदेश दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा 176 के अंतर्गत। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो 12 था ये आज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, हाँ, थोड़ा टाइम लगा उसको समाप्त करने में, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। शिवेंद्र लॉ एकेडमी ये नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं खुलता है तो टेलीग्राम में सर्च बार में आप जब टाइप करेंगे शिवेंद्र लॉ एकेडमी वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 को, देखेंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।